Assalamu alaikum. This is the second session of artificial intelligence class today, 6th August 2021. Class had been late. 2 PM हमारा टाइम था बट थोड़ा लेट हो गए. अभी I will wait for the students so that they can join. 4:30 पे स्टार्ट किए हमने अराउंड. So 3 hours would be 4:30. Around 7:30 हम ये क्लास फिनिश करेंगे. वेटिंग फॉर द स्टूडेंट. मैंने व्हाट्सएप पर भी ग्रुप पे मैसेज किया है. लेट्स वेट. या अस्सलाम वालेकुम. अली हैदर आपने ज्वाइन किया है. काइंडली मुझे कंफर्म कर दें मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आप तक या नहीं. मैसेज कर दें मुझे ऑन द चैट बॉक्स ऑफ जूम. ऑलराइट. स्क्रीन विजिबल. स्क्रीन आई थिंक मैंने शेयर नहीं की अभी तक. लेट मी शेयर द स्क्रीन. Okay, good. Thank you. Screen is visible as well. Sorry, I was on mute. ठीक है. Thank you. Screen is visible as well. So where is everyone else? थोड़ा वेट कर लेते हैं, बाकी भी ज्वाइन कर लें. तो we will start. Hopefully बाकी स्टूडेंट्स को, बिकॉज टाइम हमने पहले से डिसाइड नहीं किया होता. द प्रीवियस डिसाइडेड टाइम वाज 2 PM. अब फिर हमने 4:30 पे स्टार्ट की क्लास. So I was out of my workstation. Let's wait for a few minutes for others, then we will join. जी अली हैदर. किसी और ने ज्वाइन नहीं किया. आप ज़रा मैसेज कर दें आप भी, अगर आपके राब्ते में हैं बाकी स्टूडेंट्स तो, कि कुछ ज्वाइन कर लें क्लास को. क्योंकि आज की हमारी क्लास है और इसके बाद फिर जो क्लास होगी हमारी, अगर वो कल होती है या नेक्स्ट वीक होती है, तो उसमें प्रॉबेबली क्विज़ वगैरह का भी हम कुछ करेंगे इंतज़ाम. तो दे शुड, ऑल्दो यूट्यूब पर लेक्चर्स हैं बट स्टिल टेक द लेटेस्ट क्लासेस सो दैट दे नो कि हम किस सिचुएशन में हैं फ़िलहाल. चलें लेट्स स्टार्ट. अली हैदर आप हैं क्लास में, बाकी होपफुली रिकॉर्डिंग भी देख लेंगे, या मे बी क्लास का टाइम है अभी हमारे पास, तो दे कैन ज्वाइन इन बिटवीन क्लासेस. सो वी हैड स्टार्टेड टू लर्न अबाउट रैशनल एजेंट्स. हमने इस पे बात स्टार्ट की थी कि व्हाट आर रैशनल एजेंट्स. इन्वायरमेंट की हम बात कर रहे थे. थोड़ा सा अगर मैं एक रीकैप करूं इस लेक्चर का, तो हमने ये देखा कि एक रैशनल एजेंट होता क्या है. हमने कहा कि उसमें परफॉर्मेंस मेजर होता है. उसमें एक रैशनल एजेंट को अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें तो उसका काम बेसिकली ये होता है कि वो परफॉर्मेंस मेजर को मैक्सिमाइज़ करे, यानी जो भी उसका काम है उसको अच्छे तरीके से करे. कोई स्पेसिफिक गोल नहीं होता है कि वो होगा तो तभी हम कहेंगे कि एजेंट सही है. बस एक फंक्शन होता है जिसके बेस पे हम कह रहे होते हैं कि भाई इस फंक्शन की बेस पे हम डिसाइड करेंगे इफ़ एन एजेंट इज़ गुड और नॉट. ये हमने एक छोटी सी एग्जांपल देखी थी वैक्यूम एजेंट की. स्पेसिफाइंग द टास्क एनवायरनमेंट की हमने बात की थी. इसके ऊपर छोटी सी एक्सरसाइज भी की थी हमने कि कोई भी अगर एक मशीन हो, कोई एक एजेंट हो, एनी टाइप ऑफ एजेंट, तो उसको डिफ़ाइन करने के लिए, उसकी टास्क को डिफ़ाइन करने के लिए, उसके टास्क एनवायरनमेंट को डिफ़ाइन करने के लिए चार चीज़ों को डिफ़ाइन करना लाजमी होता है. एक चीज़ है परफॉर्मेंस मेजर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीज़ कहते हैं, PEAS, पीज़. So P is for performance measure, E is for the environment, and A is for actuators, and S is for sensors. ये चार चीज़ें अगर हम डिफ़ाइन कर देते हैं, then it's pretty much you have defined the whole task environment.
परफॉर्मेंस मेजर होता है वो फंक्शन जो कि एजेंट ने मैक्सिमाइज़ करना है, यानी कि हम जिसको कह लें कि उसका काम क्या है, किस काम को उसने बढ़ाना है या कम करना है। जिस तरह से अगर मैं परफॉर्मेंस मेजर की बात करूं, एक वैक्यूम क्लीनर है तो वो एक एजेंट है, उसका काम है सफाई करना। तो वो जो वैक्यूम क्लीनर एजेंट है उसका जो सफाई करना काम है, दैट इज़ इट्स परफॉर्मेंस मेजर, उसका काम है सफाई। तो उसने क्या करना है, सफाई को मैक्सिमाइज़ कर रहा है, ठीक है। और ई का मतलब है एनवायरनमेंट, कि वो किस एनवायरनमेंट पे काम करता है। एनवायरनमेंट का मतलब यही होता है कि वो किस एरिया में काम कर रहा है, क्या कौन सी वो चीज़ें हैं जिसकी इनपुट की बेस के ऊपर वो एक्शन लेगा। दैट कैन बी अ फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ टुपल। ए इज़ फॉर एक्शंस और एक्चुएटर्स। एक्चुएटर्स का मतलब ये है कि वो किन चीज़ों को यूज़ करते हुए उस चीज़ के ऊपर जो है वो एक्ट करता है। एंड एस इज़ फॉर सेंसर। इसकी हमने एक इमेज भी देखी थी, बड़ी हेल्पफुल इमेज है, वो ये है कि दिस इज़ एन एजेंट जिसके हाथ और पैर लेट्स से हम कहते हैं कि नज़र आ रहे हैं। एंड दिस एजेंट इज़ सपोज टू रीड फ्रॉम दिस इन्वायरमेंट। दिस इज़ द इन्वायरमेंट। ये इससे परसेप्ट करता है, यानी इनपुट लेता है, इसको रीड करता है सेंसर्स के थ्रू और डिसाइड करता है अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस मेजर फंक्शन। वो ये डिसाइड करता है कि इसको क्या एक्शन लेना चाहिए, एंड देन दैट एक्शन इज़ परफॉर्म्ड ऑन द इन्वायरमेंट बाय द यूज़ ऑफ एक्चुएटर्स। सो दिस इज़ हाउ अ रैशनल एजेंट वर्क्स। फिर हमने बात की थोड़ी सी, एक दो एग्जांपल्स हमने देखी थी। हमने कहा था लेट्स से कि अगर ऑटोनॉमस टैक्सी है, तो फॉर एग्जांपल अगर हम ऑटोनॉमस टैक्सी की बात करते हैं तो हाउ इज़ एन ऑटोनॉमस टैक्सी डिफाइंड इन अ टास्क एनवायरनमेंट। उसके टास्क एनवायरनमेंट को हम किस तरह से स्पेसिफाई करेंगे, तो उसमें वही चार चीज़ें हम डिफाइन करेंगे। सबसे पहले परफॉर्मेंस मेजर क्या है ऑटोनॉमस टैक्सी का, कि दैट शुड बी सेफ एंड लीगल एंड कंफर्टेबल ट्रिप, and the ultimate goal or the performance measure that it wants to maximize is the profit, कि profit को maximize किया जाए। देन इसका environment क्या है, किस environment पर ये चलती है या किस environment से input output कर रही होती है ये autonomous taxi। तो obviously roads के ऊपर इसने चलना है, दूसरी traffic जो है उसको इसने देखना है, जो पैदल चलने वाले लोग हैं, pedestrians हैं, उनको देखना है, customers को देखना है। all of those things are in the environment। एक्चुएटर्स क्या होंगे, किसके थ्रू वो आउटपुट दे रहा होगा, किसके थ्रू एक्शन परफॉर्म होगा, तो दैट इज़ द गियर बॉक्स कह लें, स्टीयरिंग व्हील, एक्सीलरेटर, ब्रेक, सिग्नल, ये जो मुख्तलिफ बटन्स हैं या मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिनके थ्रू वो आउटपुट परफॉर्म कर रहा है या एक्शन परफॉर्म कर रहा है, दैट वुड बी नोन एज द एक्चुएटर्स और द ए पार्ट ऑफ योर पीस टास्क एनवायरनमेंट स्पेसिफिकेशन। एंड द लास्ट थिंग वुड बी सेंसर्स। और सेंसर्स क्या होते हैं ऑटोनोमस टैक्सी के, कि देर आर कैमराज, देर आर लाइडार्स, मुख्तलिफ तरह के स्पीडोमीटर्स हैं, जीपीएस है, ऑडोमीटर, इंजन सेंसर्स, कीबोर्ड्स, हर एक वो चीज़ जो कि आपके कार की सिचुएशन को रीड करके आपको बता रही है, आपके एनवायरनमेंट की सिचुएशन को रीड करके आपको बता रही है, दैट थिंग वुड बी नोन एज वुड बी कंसिडर्ड एज अ सेंसर। एक और एग्जांपल हमने देखी स्पैम फिल्टर की। स्पैम फ़िल्टर का मतलब होता है, जिस तरह नाम से ज़ाहिर है, एक ऐसा फ़िल्टर जो कि स्पैम्स को अलग करे। यूजुअली ईमेल्स के अंदर इसका इस्तेमाल होता है। ईमेल्स में स्पैम को अलग किया जाता है, कि आपने देखा होगा आप जो ईमेल्स यूज़ करते हैं उसके अंदर एक इनबॉक्स होता है, एक आउटबॉक्स और इस तरह की चीज़ें होती है, और एक स्पैम का फ़ोल्डर होता है या जंक का फ़ोल्डर होता है। उसमें बेसिकली वो ईमेल्स चली जाती हैं जो आपका स्पैम फ़िल्टर ये समझता है कि वो आपके काम की नहीं है, 2000 स्पैम्स। कोई मार्केटिंग टेक्निक्स हैं, कोई मुख्तलिफ़ तरह की मैगज़ीन्स हैं, इस तरह की चीज़ें जो कि जंक में चली जाती हैं या स्पैम फ़ोल्डर में चली जाती हैं। तो स्पैम फ़िल्टर का काम ये है। अगेन दैट इज़ एन एजेंट, क्योंकि वो एक्ट कर रहा है। दैट इज़ अ रैशनल एजेंट, क्योंकि उसने भी कुछ परफॉर्मेंस में मैक्सिमाइज़ या मिनिमाइज़ करना है। तो हमने कहा कि द एग्जांपल्स, द स्पैम फिल्टर्स परफॉर्मेंस मेजर इज़ टू मिनिमाइज फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव। फॉल्स चीज़ों को इसने अक्वायर करना है, इसने डिटेक्ट करना है। फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव का मतलब बेसिकली ये होता है कि फॉल्स पॉजिटिव आर दोज थिंग्स विच आर पॉजिटिवली नोन एज स्पैम्स, जो हमें पता हो कि स्पैम नहीं है, और लेकिन आपका स्पैम फिल्टर उसको लेट्स से कि इसको ऐसे समझ लें कि स्पैम फिल्टर का काम क्या है, उसके पास तमाम ईमेल्स आएंगी, लेकिन कुछ स्पैम्स में चली जाएंगी, कुछ इनबॉक्स में जाएंगी। अब उसने क्या करना है, स्पैम फिल्टर ने, उसके पास तमाम ईमेल आएंगे, वो एक एक ईमेल को देखेगा और
आइडेंटिफाई करेगा आया एक सर्टेन ईमेल स्पैम फोल्डर में जानी चाहिए या इनबॉक्स फोल्डर में जानी चाहिए। अब उसने लेट से कि उसने एक ईमेल आई उसके पास और उसने कहा कि ये स्पैम है, और वो स्पैम ही थी, तो वो स्पैम फोल्डर में चली गई। एक और ईमेल वो देखता है और उसको पता लगता है कि ये स्पैम है, वो उसको स्पैम फोल्डर में भेज देता है, जबकि वो एक स्पैम ईमेल नहीं होती। आपने देखा होगा, आपके साथ हुआ होगा अक्सर ऐसा कि ईमेल आप किसी ईमेल को ढूंढ रहे हैं लेकिन वो आप इनबॉक्स में आपको नहीं मिली, वो स्पैम फोल्डर में चली गई। दैट इज़ नॉन एज अ फॉल्स पॉजिटिव, कि इट वाज पॉजिटिवली डायग्नोज्ड एज अ स्पैम बट एक्चुअली इट वाज नॉट एन स्पैम, यानी कि फॉल्स, द पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ दैट बीइंग एन स्पैम वाज फॉल्स। सिमिलरली फॉल्स नेगेटिव का मतलब ये है कुछ ऐसी ईमेल्स जो कि स्पैम थी लेकिन स्पैम फिल्टर ये समझा कि वो स्पैम नहीं है, तो अगर ऐसी ईमेल्स हैं तो उसको हम कहते हैं फॉल्स नेगेटिव्स। सो परफॉर्मेंस मेजर क्या है स्पैम फिल्टर का, कि उसने फॉल्स नेगेटिव और फॉल्स पॉजिटिव्स को कम से कम करना है, मिनिमाइज करना है, सो दैट एवरी ईमेल इन द स्पैम, बेस्ट का सिनेरियो ये होना चाहिए कि एवरी ईमेल इन द स्पैम फोल्डर इज एक्चुअली एन स्पैम और एवरी ईमेल इन द इनबॉक्स फोल्डर इज एक्चुअली नॉट एन स्पैम। गलती से कोई एक भी स्पैम ईमेल अगर इनबॉक्स में चली जाती है तो दैट वुड बी नोन एज अ फॉल्स नेगेटिव। नाउ कमिंग ऑन टू इट्स एनवायरनमेंट, इसका एनवायरनमेंट क्या होगा, इसका एनवायरनमेंट यूज़र का ईमेल एड्रेस होगा, उसका ईमेल अकाउंट है, ईमेल सर्वर है, जो भी पूरे एक ईमेल जब आती है तो वो जो जो चीज़ें यूज़ कर रही होती है, चाहे वो डोमेन नेम हो, चाहे वो ईमेल का सर्वर नेम हो, कौन से वेबसाइट से है वगैरह वगैरह, दैट वुड बी इट्स एनवायरनमेंट। एक्चुएटर्स वुड बी, क्या क्या एक्शंस परफॉर्म कर सकते हो आप, मार्क एज स्पैम कर सकते हो, आप डिलीट कर सकते हो, those buttons of mark as spam or those actions would be known as the actuators, कि आप ये काम कर सकते हो। and sensors are incoming messages, other information about users account, दूसरे यूज़र जो इन्फॉर्मेशन आ रही है जहाँ से आपके पास ईमेल आ रही है उसके ईमेल अकाउंट की इन्फॉर्मेशन हो, मुख्तलिफ़ तरह की एस्पेक्ट्स आपको ये पता हो कि किस तरह की ईमेल एड्रेस जो है वो एक्चुअली स्पैम में होते हैं वगैरह वगैरह। तो दीज वुड बी द सेंसर्स। इनकमिंग मैसेज का अगर ट्रिगर हो रहा है कि कोई इनकमिंग मैसेज आ गया है तो देन दैट मीन्स के दैट इज एक्चुअली अ सेंसर, दैट वुड बी ट्रिगर्ड बाय अ सेंसर। फिर हम तकरीबन यहाँ तक पहुँच गए थे, हमने कहा था कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। क्विकली इनको मैं बता देता हूँ कि एनवायरनमेंट कौन कौन से हैं। fully observable versus partially observable environment. An environment is fully observable if you know the values of all the variables in that environment. That would be known as a fully observable environment. And partially observable environment would be जहाँ पर आपको तमाम वेरिएबल की वैल्यूज़ ना पता हों, that would be a partially observable environment. इसको ऐसे समझें कि let's suppose you are going somewhere, you are driving a car and you are going somewhere. आपको अपने सामने मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आ रही हैं, आपको अपना रोड नज़र आ रहा है, आपको मुख्तलिफ ट्रैफिक दूसरी नज़र आ रही है, अगर कोई लोग चल रहे हैं तो वो नज़र आ रही है, कोई पॉट होल्स वगैरह हैं, कोई खड्डे हैं अगर रोड में तो वो आपको नज़र आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करके आप चलते जा रहे हो, दैट इज़ अ फुल्ली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट। कंसिडर करें एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पर आपको यही काम करना हो, अपनी गाड़ी चलानी हो, लेकिन आपको आधा रोड नज़र आ रहा है, आधा रोड नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, द राइट हैंड साइड ऑफ योर कार इज़ विजिबल एंड द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द कार इज़ नॉट विजिबल, लेकिन आपने चलाना है। दैट वुड बी नोन एज ए पार्शियली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट, यानी कि जिस पूरे एनवायरनमेंट पे आपने काम करना है वो पूरा आपको नज़र नहीं आ रहा, कोई एक आधी चीज़ उसमें से मिसिंग है। ये ऐसे समझ लें कि आप रात में ड्राइव कर रहे हैं और आपकी कार में लाइट्स नहीं है, तो आपको चीज़ें नज़र तो आ रही होंगी थोड़ी बहुत कि ठीक है, दिस इज़ अ ट्रक दैट इज़ गोइंग बाय, दिस इज़ अ कार एंड अनदर कार दैट इज़ गोइंग बाय, दिस माइट बी अ पर्सन, बट पार्शियली ऑब्जर्व कर रहे होगे आप, उसको फुल्ली ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे होगे, आपको रोड नज़र नहीं आ रहा होगा बिकॉज द रोड इज़ यूजुअली ब्लैक एट नाइट। सो अकॉर्डिंग टू दीज थिंग्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, वन इज़ फुल्ली ऑब्जर्वेबल, वन इज़ पार्शियली ऑब्जर्वेबल। इफ एन ऑब्जेक्ट, इफ यू नो the values, the status of all the attributes that are in that environment, then that means that is a fully observable environment, otherwise it is a
इफ़ यू नो सम ऑफ द थिंग्स देन दिस इज अ पार्शियली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट. जिस तरह यहाँ एग्जांपल जो दी हुई है उसमें ये कि अगर आप एक फुटबॉल गेम है, लेट्स से अगर आप मोबाइल फ़ोन पर खेल रहे हैं एक फुटबॉल गेम, तो वो फुटबॉल गेम इज़ अ फुल्ली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट, क्योंकि उसमें आपको पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, कौन सा प्लेयर कहाँ पर है, कहाँ पर मुझे टैप करना है, कौन सा बटन दबाना है जब जाकर ये बॉल यहाँ से यहाँ जाएगी, वगैरह वगैरह सब चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं. लेकिन अगर आप ये देखो कि अगर आप वही सॉकर गेम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन से खिलवाते हो इन अ रेगुलर टर्फ, इन अ फिजिकल टर्फ जो कि सेकंड इमेज है, अब इसमें क्या होगा, इसमें इन्वायरमेंट ये तो उसको पता होगा कि उसके सामने बॉल है या नहीं, या किस तरह की टर्फ है, लेकिन लेट्स से उसको ये नहीं पता होगा कि अब जैसे दूसरी फुली ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट में देखें तो आई कैन सी बोथ ऑफ द गोल कीपर्स while playing, but in this scenario this machine cannot see beside his vision, beside its vision. तो अब इसको नहीं पता, अगर ये गेम खेल रहा है तो उसको नहीं पता कि गोल कीपर कहाँ पर है, ठीक है, वन ऑफ द प्लेयर्स कहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर मुझे टोटल प्लेयर्स यहाँ पर सामने नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पे, जो ग्रीन टर्फ की पूरी मोबाइल फ़ोन पे अगर मैं खेल रहा हूँ ये वाली चीज़. तो या बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स भी हैं, यहाँ पर लेट से बारिश नहीं हो सकती, यहाँ पर कोई खड्डा नहीं आ सकता, कोई इस तरह की चीज़ नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पर लेट से बारिश हो गई है, खड्डा आ गया है कोई, या कोई दूसरी चीज़ आ गई है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, कोई चीज़ गिर गई है आके ग्राउंड में. These types of things can happen in this environment. So in this environment where this actual robot is playing the game, not every variable's value is known. But here I know all of the values of every variable. This is a fully observable environment, and this one is a partially observable environment. Then we talked a little about deterministic versus stochastic environment. डिटर्मिनिस्टिक एनवायरनमेंट एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है जिसमें आपने ये डिटरमाइन किया हुआ हो कि अगर आप एक एक्शन परफॉर्म करोगे तो उसके बाद क्या होगा. अगर आप एक एक्शन परफॉर्म करोगे तो उसके बाद क्या होगा, राइट. ऐसे समझें कि एक गेम है, जिस तरह से लेट्स से इसी एग्जांपल को लेते हैं, ये एक गेम है, चेस का गेम लेट्स से हम कहते हैं. चेस का जो गेम होता है, शतरंज जो होती है उसमें अगर आपने एक पीस को मूव करना है, आपने एक पीस को उठाया और उसकी जगह चेंज कर दी, उसको मूव कर दिया, एक बारी चल दी, यही आपका अपोनेंट भी करता है ये काम. अब इस जो चेस का गेम है, इसमें अगर मैं एक पीस उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रखता हूँ तो आई विल नो कि मैं अगर इसको यहाँ से उठा के यहाँ रखूँगा तो ये यहाँ आ जाएगा. और से सुनना है इस बात को, मुझे पता है कि अगर मैं एक पॉन को उठा के एक जगह से दूसरी जगह पर प्लेस करता हूँ तो मेरे गेम की कंडीशन क्या हो जाएगी कि वो पॉन अब वहाँ नहीं रहा बल्कि दूसरी जगह आ गया. लेकिन एक दूसरा गेम, लूडो की एग्जाम्पल है, लूडो जो गेम है उसमें अगर मेरे पास एक पीस रखा हुआ है तो मेरे पास ये चॉइस है कि मैं उसको मूव करके कहीं ले जाऊं, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैं उसको कहाँ पर ले जा सकता हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने डाइस रोल नहीं की. चेस में मुझे पता है कि मैं ये उठाकर कहाँ पर रखूँगा पीस तो क्या सिचुएशन हो जाएगी गेम की, लेकिन लूडो में मुझे नहीं पता, क्योंकि जब तक मैं डाइस रोल करूँगा हो सकता है मैंने सोचा ये हो कि इसके बाद कौन सी सिचुएशन आएगी कि मेरा पीस ए से उठ के बी पे चला जाएगा, लेकिन एक्चुअली जब मैं डाइस रोल करता हूँ तो मेरे पास ऐसा नंबर नहीं आता कि मैं उसको ए से उठा के बी पे रख सकूँ, उसको मुझे ए से उठा के सी पे रखना पड़ता है. सो इन दिस एनवायरनमेंट जहाँ पर डाइस इन्वॉल्व है, जहाँ पर कार्ड्स इन्वॉल्व हैं, ऐसे एनवायरनमेंट को जहाँ पर जिसको हम आम जबान में कहते हैं कि लक इन्वॉल्व है, चांस इन्वॉल्व है, ऐसे एनवायरनमेंट को हम कहते हैं स्टोकेस्टिक एनवायरनमेंट. कि भाई यहाँ पर तो प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व होगी कि अगर ऐसा होता है तो फिर ऐसा होगा, अदरवाइज आपको नहीं पता कि आप इस पोजीशन से दूसरी किस पोजीशन पर जा सकते हो. दूसरी पोजीशन, अगली पोजीशन डिटरमाइन नहीं है, डिटरमिनिस्टिक नहीं है, आपको नहीं पता कि यहाँ से आप कहाँ पर जाओगे स्टोकेस्टिक में. लेकिन डिटरमिनिस्टिक क्या है? डिटरमिनिस्टिक ये है कि डिटरमाइन है ऑलरेडी. डिटरमिनिस्टिक है कि आपको यहाँ से उठ के इसी जगह जाना है, आपको पता है कि अगर आप यहाँ से मूव करते हो तो आप यहाँ जाओगे, आपको किसी दूसरी चांस, लक, प्रोबेबिलिटी का आपको सहारा नहीं लेना. ठीक है, तो एक चीज़ होगी डिटरमिनिस्टिक कि उसके अंदर किसी भी तरह के चांस इन्वॉल्व नहीं है, आपको
पता है कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर कैसे जाना है, एक स्टेट के बाद कौन सी स्टेट आएगी ये आपको पता है, लेकिन स्टोकेस्टिक के अंदर आपको बेशक ये पता हो कि वो उस स्टेट के बाद कौन सी स्टेट आएगी, लेकिन वो वाजे ना हो, कंफर्म ना हो कि वाकई वही स्टेट आएगी या कोई दूसरी स्टेट भी आ सकती है। तो जब डिटरमाइन ना हो, कंफर्म ना हो, चांस के ऊपर हो, प्रोबेबिलिटी के ऊपर हो, देन दैट इज नोन एज एन स्टोकेस्टिक एनवायरनमेंट। तो एक हो गया डिटरमिनिस्टिक, जहाँ पर नेक्स्ट स्टेप जो है नेक्स्ट स्टेट डिफाइंड है ऑलरेडी, और दूसरा हो गया जहाँ पर प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व है, विच मीन्स नेक्स्ट स्टेट डिफाइंड नहीं है, डिटरमाइंड नहीं है। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन एक ऐसा तरीका भी है, एक ऐसा एनवायरनमेंट भी है जिसमें ना ही टोटली ये होता है कि आपको पता है कि इसके बाद क्या एनवायरनमेंट होगा, ना ही ऐसा होता है कि आपको बिल्कुल नहीं पता कि क्या एनवायरनमेंट होगा। यानी कि आप ना ही लक के ऊपर होते हो, चांस के ऊपर होते हो, ना ही एग्जैक्टली डिटरमाइन होता है कि कौन सी सिचुएशन में आप आ जाओगे, बल्कि आप ये तो बता सकते हो कि इसके बाद, इस मूव के बाद, इस एक स्टेट के बाद मैं कहाँ चला जाऊंगा, लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि उस मूव के बाद गेम की क्या सिचुएशन होगी या पूरे एनवायरनमेंट की क्या सिचुएशन होगी। इसको ऐसे समझें कि क्रिकेट का गेम है। क्रिकेट आप सबने देखा होगा कि क्रिकेट किस तरह से खेला जाता है। अगर मैं आपको कहूं कि द एनवायरनमेंट ऑफ अ क्रिकेट, एक बैट्समैन है जो बैटिंग कर रहा है, उसके हाथ में बैट है और उसने जो है वो खेलना है। अगर मैं आपको कहूं कि आप मुझे बताएं, जो आपको बात समझ में आई उसके मुताबिक, व्हाट डू यू थिंक क्रिकेट इज, द एनवायरनमेंट ऑफ क्रिकेट ऑफ दैट बैट्समैन, इज इट अ डिटरमिनिस्टिक एनवायरनमेंट और एन स्टोकेस्टिक एनवायरनमेंट? क्या लगता है आपको? अली हैदर कह रहे हैं डिटरमिनिस्टिक। राजा एहसन, कैन यू टाइप एज वेल? व्हाट डू यू थिंक द एनवायरनमेंट ऑफ, अच्छा इसकी थोड़ी सी अगर आप क्या कहते हैं अली हैदर, अगर इसके थोड़े से कमेंट भी करें कि व्हाई डू यू थिंक दैट इज अ डिटरमिनिस्टिक एनवायरनमेंट, थोड़ा सा मुझे क्लियर हो जाए कि आप किस एंगल में सोच रहे हैं। Even if you are unable to communicate the whole thing, but I will get the idea that which angle are you thinking in. Why do you think the deterministic, the batting person, the batter in that situation is a deterministic environment, is in a deterministic environment? ऑलराइट, यू आर सेइंग कि सर जब बॉलर बॉल करता है तो इस बात की परफेक्शन को जा सकती है कि बैट्समैन किस एंगल पर शॉट मारेगा। ओके गुड।
So you are saying that the batsman's environment is deterministic because batsman को पता है कि बॉल जहाँ पर आएगी, जहाँ पर वो हिट करेगा वो बॉल वहाँ पर जाएगी. अब इस बात को ज़रा गौर से समझें कि क्रिकेट में स्पेसिफिकली मैं उस बैट्समैन के पीओवी की बात कर रहा हूँ, पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहा हूँ. उस बैट्समैन के लिए जो एनवायरनमेंट है that seems like it's deterministic. डिटर्मिनिस्टिक एग्जैक्टली वो नहीं है, और ना ही ऑब्वियसली वहां पर लक भी इन्वॉल्व नहीं है, चांस इन्वॉल्व नहीं है. इस तरह तो बिल्कुल चांस इन्वॉल्व नहीं है. अगर आप थोड़ा सोचें और आपको अंदाजा हो जाएगा कि जस्ट लाइक चांस इज इन्वॉल्व इन द गेम ऑफ लूडो या कार्ड्स की गेम में अगर चांस इन्वॉल्व होता है, तो यहाँ उस तरह से चांस इन्वॉल्व नहीं है कि भाई एक्चुअली रोल किया जा रहा है, देखें क्या आता है. लेकिन कंप्लीटली डिटर्मिनिस्टिक भी नहीं है, यानी कि बैट्समैन को कंप्लीटली ये नहीं पता कि इफ़ दैट पर्सन विल हिट द बॉल तो वो बॉल वहीं पर जाएगी. उसको ये भी नहीं पता कि वो जहाँ पर हिट करना चाह रहा है क्या बॉलर वहाँ पर बॉल फेंकेगा भी या नहीं. ठीक है, तो इसका मतलब है कि बैट्समैन को कुछ हद तक पता है, कुछ हद तक नहीं पता, और वो जो हद है वो डिफाइन होती है इन दोनों के दरमियान, डिटर्मिनिस्टिक और स्टोकेस्टिक के बिल्कुल दरमियान. और वो हद ये है कि उस बैट्समैन का एनवायरनमेंट डिटर्मिनिस्टिक है सिर्फ अपने तक, लेकिन स्टोकेस्टिक है अपने अपोनेंट तक. यानी कि उसके खिलाफ जो आ रहा है, जो बंदा बॉल करवा रहा है, अगर उसको देखा जाए बैट्समैन के नजरिए से, अगर उसको देखा जाए तो दैट पर्सन दैट इज बॉलिंग इज क्रिएटिंग द डिफरेंस बिटवीन डिटर्मिनिस्टिक एंड स्टोकेस्टिक एनवायरनमेंट. और ऐसे एनवायरनमेंट को जहां पर एजेंट के एक्शंस डिटर्मिनिस्टिक हों, क्योंकि बैट्समैन को पता है उसने कैसे शॉट खेलनी है, डिटर्मिनिस्टिक हैं, बट फर्क सिर्फ इतना है कि उसके अपोनेंट के एक्शंस डिटर्मिनिस्टिक नहीं है. अगर उसके अपोनेंट के एक्शन डिटर्मिनिस्टिक नहीं है, यानी कि स्टोकेस्टिक है, उसके अपोनेंट का मुझे नहीं पता कि वो अपोनेंट किस तरह से बॉल करवाएगा, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं कैसे खेलूंगा, तो ऐसे एनवायरनमेंट को कहा जाता है स्ट्रैटेजिक एनवायरनमेंट. जहां पर स्टोकेस्टिक ना हो, ये ना हो कि बिल्कुल ही लक पे छोड़ी हुई ये बात, लेकिन ये भी ना हो कि आपको एग्जैक्टली पता हो कि आपके पास कहाँ पर आएगी बॉल और आपने कहाँ पे मारनी है. दैट इज नॉन एज ए स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट. वहां पर स्ट्रेटेजी आपको सोचनी पड़ती है कि अपोनेंट क्या सोच रहा है और फिर उसकी बेस पर मुझे क्या सोचना है. सो दैट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट इज नॉन एज स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट, दैट इज एपिसोडिक वर्सेस सीक्वेंशियल. एक ऐसा एनवायरनमेंट जिस पर एक्ट करने के लिए सेंसर्स का ट्रिगर होना लाजमी हो. ऐसे एनवायरनमेंट को एपिसोडिक कहते हैं और दूसरी तरह के एनवायरनमेंट को सीक्वेंशियल कहते हैं. जो एग्जांपल्स आपको नज़र आ रही हैं उसमें सबसे पहला है स्पैम फिल्टर, विच इज़ एन एपिसोडिक एनवायरनमेंट. और एपिसोडिक एनवायरनमेंट ये इसलिए है क्योंकि स्पैम फिल्टर सिर्फ तब ट्रिगर होगा, वो तब भी कोई एक्शन परफॉर्म करेगा जब कोई नई ईमेल आएगी. अगर कोई नई ईमेल नहीं आती तो स्पैम फिल्टर हैज़ नथिंग टू डू. इट मीन्स that spam filter is working in an episodic environment. Spam filter is not working sequentially on and on. But on the other hand, if you look at the game of Pac-Man, या अगर आपने गेम खेला हो जिस तरह स्नेक गेम्स जो आते हैं मुख्तलिफ तरीके के पुराने मोबाइल फ़ोन्स में जो होते थे, दैट इन्वायरमेंट इज़ अ सीक्वेंशियल इन्वायरमेंट. वहाँ पर आपको वेट नहीं करना कि भाई जब स्नेक मूव होगा तो मुझे उसको राह दिखानी है, अदरवाइज वो मूव नहीं हो रहा है. जस्ट लाइक एन ईमेल स्पैम फिल्टर, ईमेल आएगी तो हम देखेंगे, दैट इज एन एपिसोडिक एनवायरनमेंट. बट सीक्वेंशियल एनवायरनमेंट ये है कि इट्स रनिंग, द एनवायरनमेंट इज ऑलवेज ऑन, यू जस्ट हैव टू कीप परफॉर्मिंग एक्शंस. आपको एक्शंस हमेशा परफॉर्म करते रहने पड़ेंगे. अगर आप नहीं करेंगे तो फिर वो एनवायरनमेंट क्रैश हो जाएगा. दैट इज अ सीक्वेंशियल एनवायरनमेंट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट, स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक एनवायरनमेंट. स्टैटिक एनवायरनमेंट ऐसा एनवायरनमेंट होता है जहां पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या काम करना है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि
एक गेम की अगेन एग्जांपल ले लेते हैं, जिस तरह से रूबिक्स क्यूब बना हुआ है। पहले बात को समझने फिर इन एग्जांपल्स पे आते हैं। अगर आप एक एनवायरनमेंट पे काम कर रहे हैं, एनवायरनमेंट पे काम करने का मतलब ये है कि लेट्स से कि आप एक टेबल बना रहे हैं, आप एक टेबल को साफ़ कर रहे हैं, आप एक मजमून लिख रहे हैं, इस तरह का कोई भी काम कर रहे हैं आप, ठीक है, आप कोई चीज़ साफ़ कर रहे हैं, आप एक दरवाजे को कपड़ा मार रहे हैं, साफ़ कर रहे हैं उसको, वट एवर द एक्शन दैट यू आर परफॉर्मिंग। आपने अगर इनमें से कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से कि आई एम रिंसिंग ऑफ द टेबल, मैं टेबल को साफ़ कर रहा हूँ। अब टेबल के ऊपर काफ़ी मिट्टी है, मैं उस टेबल को साफ़ कर रहा हूँ, आई हैव अ डस्टिंग क्लॉथ, और मैं उसको साफ़ कर रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता। नाउ दिस इज़ अ वर्क दैट आई एम डूइंग, आई एम द एजेंट एंड आई एम वर्किंग ऑन एन एनवायरनमेंट, द एनवायरनमेंट इज टेबल। लेट्स से कि मैं टेबल के एक कोने को साफ़ करता हूँ, फिर मैं दूसरे कोने को साफ़ करता हूँ, इस तरह मेरा हाथ मूव होता जा रहा है और मैं साफ़ कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं ये सोचता हूँ, बीच में मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र आ जाती है जो कि उस कपड़े से साफ़ नहीं हो रही, और मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसको कैसे साफ़ करूँ। लेट्स से कि मुझे 15 सेकंड लगे सोचने में या 30 सेकंड लगे सोचने में कि मैं इसको कैसे साफ़ करूँ। मुझे कोई आइडिया आया कि अच्छा मैं इसको फलां चीज़ से साफ़ कर सकता हूँ, मैं इसको साफ़ कर देता हूँ, फिर मैं अपने हाथ को मूव करता हूँ। अभी पूरी टेबल साफ़ नहीं हुई, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि जो हिस्सा साफ़ करके आया था मैं पहले, उस हिस्से पर दोबारा मिट्टी आना शुरू हो गई है। अब मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मैं एक क्लीनिंग एजेंट हूँ, तो मेरा काम क्या होगा, मिट्टी को साफ़ करना। फिर मैं दोबारा उसी एरिया पर चला जाऊँगा और उसको साफ़ करूँगा। करते करते हो सकता है कि मैं इस दफ़ा भी टेबल को पूरा साफ़ ना कर पाऊँ, और फिर मुझे कुछ और मिट्टी नज़र आ जाए उस जगह पर जहाँ पर मैं सफाई करके आ चुका था, फिर दोबारा मैं उस जगह पर जाऊँ। सो सी, ये एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ पर जब मैं काम कर रहा हूँ, जिस चीज़ के ऊपर काम कर रहा हूँ, वो चीज़ चेंज होती जा रही है। इससे पहले कि मैं काम ख़त्म करूँ वो चीज़ चेंज हो जाती है, एनवायरनमेंट चेंज होना शुरू हो जाता है। एक ही मैंने किस एनवायरनमेंट पे सोचा था, मैंने उस एनवायरनमेंट पे सोचा था जब टेबल के ऊपर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मिट्टी मौजूद थी, मैंने उस एनवायरनमेंट पे सोचा था कि मुझे कैसे साफ़ करना है। लेकिन अब क्या हुआ है, अभी तक पूरा काम नहीं किया मैंने, लेकिन फिर भी एनवायरनमेंट कम्प्लीटली डिफरेंट हो गया है। मैंने अपने एक्शंस किस पे डिसाइड किए थे, उस एनवायरनमेंट पे जब टेबल पे उस हद तक मिट्टी थी, लेकिन अब एनवायरनमेंट बिल्कुल चेंज हो गया है और मेरा एक्शन अभी एक भी परफॉर्म नहीं हुआ। तो ऐसा एनवायरनमेंट जो कि एक्शन परफॉर्म होते हुए भी, या जब तक आप एक्शन के बारे में सोचें उस वक्त चेंज हो सके, ऐसे एनवायरनमेंट को हम कहते हैं डायनामिक एनवायरनमेंट। और एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है जो कि चेंज नहीं होगा, चाहे आप 1 मिनट लगाएं या 10 मिनट लगाएं कोई काम करने में, लेकिन उस एनवायरनमेंट में कोई चेंज नहीं आता। दैट इज कॉल्ड एज एन स्टैटिक एनवायरनमेंट। अब इस एग्जाम्पल पर आते हैं। जो रूबिक्स क्यूब है, आपने देखा होगा, इस क्यूब को बेसिकली मकसद ये होता है कि आपने सॉल्व करना है, आपने इसको घुमाना है इस तरीके से कि तमाम कलर्स एक तरफ आ जाएं। अब लेट्स से कि मैं इसको एक सर्टेन पोजीशन पर छोड़ता हूँ, मैंने इसको एक सर्टेन पोजीशन पर छोड़ा, 1 मिनट छोड़ दिया, 10 मिनट छोड़ दिया, जब तक मैं सोच रहा हूँ, क्या मेरे सोचने तक वो एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा? नहीं होगा। अगर ये इस सिचुएशन में है ये रूबिक्स क्यूब, तो ये रूबिक्स क्यूब इसी सिचुएशन में रहेगा अनलेस मैं दूसरा एक्शन परफॉर्म करूं। सो दिस इज नोन एज अ स्टैटिक एनवायरनमेंट, कि ये एनवायरनमेंट चेंज नहीं हो रहा जब तक कि आपका एक्शन कंप्लीट नहीं हो जाता। आप खुद चेंज करेंगे तो होगा, वरना नहीं होगा। लेकिन एक ऐसा एनवायरनमेंट, जिस तरह से अभी मैंने टेबल की एग्जांपल ली, या जिस तरह ये एग्जांपल आपको नज़र आ रही है, गेम ऑफ टॉम एंड जेरी, गेम ऑफ कैट एंड माउस, आपने देखा होगा जिस तरह टॉम एंड जेरी में क्या होता है कि लेट्स से कि जेरी इज़ परफॉर्मिंग समथिंग, कि वो जिस तरह से यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको कि वो चीज़ लेके जाना चाह रहा है। नाउ टॉम इज़ थिंकिंग व्हाट टू डू विद इट, ठीक है। आपने देखा होगा अक्सर सिचुएशंस ऐसी आती हैं कि टॉम डज समथिंग और पता लगता है कि अच्छा टॉम ने जो चीज़ की वो उसी के सर पे आके गिर गई, ठीक है। ये जो सिचुएशन होती है क्यों होती है? क्योंकि टॉम ने सोचा ये था कि वो जिस एनवायरनमेंट पे काम कर रहा है वो एनवायरनमेंट वैसा ही रहेगा, स्टैटिक रहेगा। लेकिन जब तक टॉम उस चीज़ को कंप्लीट करता था तब तक वो एनवायरनमेंट चेंज हो चुका होता था, और फिर उसको पता लगता था कि इसका जो रिजल्ट है वो एक्चुअली इसी को नुकसान पहुंचा रहा है, टॉम को ही नुकसान पहुंचा रहा है, रादर देन कि वो जेरी को नुकसान पहुंचाए। तो जब तक एजेंट सोच रहा है, ये एक्शन परफॉर्म कर रहा है, अगर उसके दरमियान डायनामिक एनवायरनमेंट चेंज हो सकता है तो दैट इज़ डायनामिक। अगर नहीं हो सकता एनवायरनमेंट चेंज जब तक कि आप खुद एक्शन परफॉर्म ना करें, देन दैट इज़ नॉन एज अ स्टैटिक एनवायरनमेंट। नाउ मूविंग ऑन टू डिस्क्रीट वर्सेस कॉन्टिन्यूस एनवायरनमेंट। डिस्क्रीट एनवायरनमेंट ऐसे एनवायरनमेंट को कहते हैं जिसमें एनवायरनमेंट के हर वेरिएबल की वैल्यू
स्टैटिक रहे, सेम रहे, डिस्क्रीट रहे, या कोई ना कोई वैल्यू हो। डिस्क्रीट और कंटिन्यूस का मतलब बेसिकली ये होता है, डिस्क्रीट का मतलब ये होता है डिफरेंट, 1 and 2। अगर मैं कहता हूँ ना एक चीज़ की वैल्यू 1 है और एक चीज़ की वैल्यू 2 है, इसका मतलब है दोनों की वैल्यूज डिस्क्रीट है, डिफरेंट है। या अगर मैं कहता हूँ कि एक वैल्यू है 1, एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 1, इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू डिस्क्रीट है। अगर मैं कहता हूँ एक वेरिएबल है उसकी वैल्यू है 10, वैल्यू डिस्क्रीट है। अगर मैं कहता हूँ एक वेरिएबल है उसकी वैल्यू है ब्लू, वेरिएबल की वैल्यू डिस्क्रीट है। लेकिन अब कंटिन्यूस सुनिएगा, कंटिन्यूस क्या है? कंटिन्यूस ये है कि आप मुझसे पूछते हैं इस वेरिएबल की वैल्यू क्या है, तो मैं आपको ये कहता हूँ, मैं आपको ये नहीं कहता कि 1 है या 2 है, मैं आपको ये कहता हूँ कि ना ही 1 है ना ही 2 है। अब ये कंटिन्यूस है। मैं आपको कह रहा हूँ 1 और 2 के दरमियान कुछ है, ये अब डिस्क्रीट वैल्यू नहीं है, ये अब कंटिन्यूस वैल्यू है। जिस तरह हम कहते हैं ना कि यार कितने देर में आ रहे हैं, 15-20 मिनट लग जाएंगे। अब वहाँ पर डिस्क्रीटली आपने नहीं बताया 15 मिनट लगेंगे या 17 मिनट लगेंगे या 18 मिनट लगेंगे, आपने कहा 15-20 मिनट, यानी 15 मिनट भी लग सकते हैं, 20 मिनट भी लग सकते हैं। अब यहाँ पर मज़े की बात यह है कि ना ही आपने ये कहा 15 मिनट लगेंगे, ना ही आपने ये कहा कि 20 मिनट लगेंगे, राइट? आपने कहा 15 से 20 मिनट लगेंगे, यानी कि 15 मिनट भी लग सकते हैं, 14 मिनट भी लग सकते हैं, 20 मिनट भी लग सकते हैं, 21 मिनट भी लग सकते हैं, 17, 16, ये सब उस रेंज में आ रहे हैं। सो दैट इज अ कंटिन्यूअस वैल्यू। सो अगर आप इन एग्जांपल्स को देखें तो इस एग्जांपल में अगर आप एक चेस गेम खेलते हैं ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, तो कंप्यूटर स्क्रीन पे क्या होता है, अगर इस कर्सर को आप फॉलो करें तो जब आपको मूव करना होगा ना कोई पीस, तो आप इसको ऐसे मूव करेंगे कि आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक, ये सेलेक्ट हो जाएगा, और फिर आप यहाँ पर आके क्लिक करेंगे, क्लिक, तो ये यहाँ से मूव होके यहाँ आ जाएगा। अब जब आपने क्लिक किया, जब ये सेलेक्ट हुआ सिर्फ, तब ये पॉन कहाँ पर है, यहीं पर है। फिर आपने जब यहाँ क्लिक किया तो ये पॉन यहाँ पर आ गया, यहाँ नहीं रहा, यानी कि इस पॉन की वैल्यू या तो पहले ये थी या अब ये हो गई। ऐसा नहीं है कि ये यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है। लेकिन अगर आप यही चेस गेम एक आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट फिजिकल रोबोट के साथ खेलते हैं, इस पे नोट करें, ये जो इसके पास पॉन है, जो भी इसने पीस उठाया हुआ है, ये भी इसने उठाया और ये हवा में। अब ये पीस ना तो वहाँ है जहाँ ये पहले था, और ना ही वहाँ है जहाँ पर उसने उसको रखना है। सो ये एक कंटिन्यूस एनवायरनमेंट है जिसके अंदर आपको तमाम इन सब वेरिएबल्स की वैल्यूज तो डिस्क्रीट नज़र आ रही हैं, लेकिन इसकी वैल्यू कंटिन्यूस है। आपको नहीं पता इसकी वैल्यू कहाँ है, इसकी वैल्यू आपको कम से कम ये पता है, बस सॉरी ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये पता है कि जहाँ पर से इसको उठाया गया है या वो है इसकी वैल्यू, या जहाँ जहाँ पर ये लीगली जा सकता है इसकी वैल्यू वो है, दैट्स इट। लेकिन आपको डिस्क्रीटली नहीं पता इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, एक्सक्यूज मी मिनट। Yeah. So a discrete environment in which all the values of state variables are discrete, and a continuous environment is where at least one variable has a continuous value, which means that you do not know that how the environment is completely behaving, because one of the values or two of the values or probably all of the values have continuous variable values rather than discrete values. So time can also evolve in a discrete or continuous fashion. Time जो है, जिस तरह से अभी मैंने टाइम की एग्जांपल ली 15-20 मिनट, तो that is also a continuous fashion. Sorry, moving on. A single agent versus multi agent. ये वो एनवायरनमेंट है, सिंगल एजेंट एनवायरनमेंट एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसके अंदर सिर्फ एक एजेंट काम कर रहा हो, उसके अंदर दूसरे किसी एजेंट का अमल दखल ना हो। लेकिन एक मल्टी एजेंट एनवायरनमेंट होता है जहां पर एनवायरनमेंट की चेंजेस सिर्फ एक एजेंट नहीं कर रहा बल्कि एक से ज़्यादा एजेंट कर रहे हैं। मल्टी एजेंट एनवायरनमेंट है। जैसे कि अगर आप एक एनवायरनमेंट है जिसके अंदर लेट्स से यू आर लिविंग इन अ रूम बाय योरसेल्फ, दैट इज़ अ सिंगल एजेंट एनवायरनमेंट। वो जो रूम है, अगर उसमें कोई चीज़ चेंज होगी तो वो आप ही करेंगे या आपकी वजह से ही होगी, आपके सामने होगी, अदरवाइज उसमें वो कोई चीज़ चेंज नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज़ अ कप ऑन द टेबल, तो वो जो कप रखा हुआ है, वो जो मग रखा हुआ है टेबल के ऊपर, वो मूव नहीं होगा अनलेस आप उसको मूव करें या लेट से हवा उसको मूव करे, व्हाटएवर। सो दैट इज़ अ सिंगल एजेंट एनवायरनमेंट। आप हैं उस कमरे में, सिर्फ आपने ही चीज़ को मूव करना है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर लिविंग इन अ रूम वेयर देयर आर लेट्स से 3 or 4 पीपल्स लिविंग टुगेदर, तो
अब एक रूम में अगर एक टेबल पे एक कप रखा हुआ है तो दैट इज़ नॉट अ रिलायबल थिंग, बिकॉज दैट एनवायरनमेंट इज़ नाउ अ मल्टी एजेंट एनवायरनमेंट. अब उसमें जो भी चीज़ें चेंज हो रही हैं वो सिर्फ एक एजेंट नहीं कर रहा, मल्टीपल एजेंट कर सकते हैं उसको चेंज, यानी कि डिफरेंट एजेंट्स चेंज कर सकते हैं. देन नोन वर्सेस अननोन एनवायरनमेंट. आर द रूल्स ऑफ द एनवायरनमेंट नोन टू एजेंट और नॉट? अगर एनवायरनमेंट के तमाम रूल्स पता हैं एजेंट को तो दैट इज नोन एज अ नोन एनवायरनमेंट, अदरवाइज इट विल बी नोन एज एन अननोन एनवायरनमेंट. इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल, नोन एनवायरनमेंट तो तकरीबन तमाम ही होते हैं जहाँ पे आपको तमाम वेरिएबल की वैल्यूज पता हो. अननोन एनवायरनमेंट यूजुअली आपको नजर आते हैं वीडियो गेम्स के अंदर. वीडियो गेम्स में अक्सर आपने देखा होगा, ये वीडियो गेम्स या आजकल मोबाइल फ़ोन गेम्स जो हैं उसमें भी अक्सर इस तरह के फीचर्स आ गए कि उसमें कम्प्लीटली तमाम रूल्स आपको नहीं बताए जाते, कम्प्लीटली तमाम फीचर्स आपको नहीं बताए जाते. कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आप खेलते हो तो आपको पता लगता है. वीडियो गेम्स में स्पेशली ऐसा होता है कि आप एक पर्टिकुलर जगह पर नहीं गए और वो गेम का हिस्सा भी नहीं है, लेकिन आप लेट से कभी किसी दिन जाते हैं उस जगह पर, उस पाथ को लेते हैं, चाहे वो आप किसी रेसिंग गेम में हो या वैसे ही ओपन वर्ल्ड गेम में, आप उस पाथ को लेते हैं और आपको पता लगता है कि अच्छा यहाँ पर भी कोई चेस्ट है, कोई इस तरह का इनाम है जो कि मैं पहले भी ले सकता था, लेकिन यू डिड नॉट नो दैट, क्योंकि वो एनवायरनमेंट जो गेम का है वो नोन नहीं है, वो अननोन एनवायरनमेंट है. यू हैव टू एक्सप्लोर दैट योरसेल्फ. आपने खुद उसकी एक्सप्लोरेशन करनी है रादर देन कि आपको सारे के सारे रूल्स लिख कर बताए जाए. सो दैट इज नोन एज अ नोन वर्सेस अननोन एनवायरनमेंट. This is all the types of environment. Have a look at it. Take a few minutes. सब चीज़ें सही तरह समझ लें. 4 एग्जाम्पल्स बेसिकली यहाँ पर हैं: वर्ड जंबल सॉल्वर, चेस विद अ क्लॉक, स्क्रैबल एंड ऑटोनोमस ड्राइविंग. इन चारों को समझें कि इनके जो ये एनवायरनमेंट है ये ऐसे क्यों हैं, क्यों इसको किस तरह से डिवाइड किया गया है, और इससे रिलेटेड एक दो चीज़ों के ऊपर अभी हम बात करते हैं. बट फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड इट योर सेल्फ, फिर मैं इसके ऊपर जो एक दो बातें बतानी है आपको वो बताता हूँ. Alright, so word jumble solver, what does it do? It's इसमें words jumbled होते हैं, which means इनकी spelling आगे पीछे लिखती जाती है और then you have to guess के सही word क्या है. So for example, it's अगर लिखा हुआ है full FULL तो उसकी spelling लिखती जाएगी LUFL. So you will have to guess के word क्या है. That is a word jumble solver. तो ये जो environment है, ऑब्जर्वेबल, डिटर्मिनिस्टिक, एपिसोडिक, स्टैटिक, डिस्क्रीट, सिंगल एजेंट, हमने ये तमाम जो है वो पढ़े हैं. ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट के दो तरह की दो जो है वो टाइप्स हैं जो हमने देखी हैं, फुल्ली ऑब्जर्वेबल एंड पार्शियली ऑब्जर्वेबल. डिटर्मिनिस्टिक की भी हमने दो देखी हैं, या तो डिटर्मिनिस्टिक होगा या स्टोकेस्टिक होगा. इसकी हमने एक बीच में लाइन खींच के हमने ये भी बताया था कि इसमें एक थोड़ा सा बिटवीन चीज़ भी है, दैट इज़ स्ट्रेटेजिक. एपिसोडिक एनवायरनमेंट होता है या फिर सिक्वेंशियल होता है, ये भी हम देख चुके हैं. स्टैटिक होता है या फिर कौन सा होता है दूसरा, डायनामिक होता है. सेमी डायनामिक भी एक एनवायरनमेंट होता है, एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसके अंदर ना ही टोटली स्टैटिक हो ना ही टोटली डायनामिक हो. देन डिस्क्रीट एनवायरनमेंट होता है और कॉन्टीन्यूस होता है. एंड देन सिंगल एजेंट होता है और मल्टी एजेंट होता है. इसके ऊपर हम देखते हैं. वर्ड जंबल सॉल्वर इज़ अ फुल्ली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट. हर वेरिएबल की वैल्यू हमें पता है. वी जस्ट गेम ही यही है कि आपने गैस करना है कि कौन से वर्ड्स आ सकते हैं, कौन सा वर्ड है और कौन सा नहीं है. सो ऑब्वियसली इनकी वैल्यूज़ हमें पता नहीं होंगी कि इनमें हर एक डैश में क्या आएगा. सो अपार्ट फ्रॉम दैट वी नो एग्जैक्टली कि कौन कौन से लेटर्स आने हैं. हमें कोई ऐसा नहीं कह रहा कि यहाँ पर इनके अलावा भी कोई लेटर्स आ सकते हैं, तो लेटर्स यही आएंगे. इट इज़ अ डिटर्मिनिस्टिक एनवायरनमेंट बिकॉज देयर इज़ नो लक इन्वॉल्व्ड, चांस इन्वॉल्व्ड. It's only you who is guessing. Episodic environment है because if you guess something, आप अगर guess करोगे तभी यहाँ पर कोई चीज़ लिखी जाएगी, वो सही होती है या गलत. आप जब तक guess नहीं करोगे तब तक इस गेम ने कहीं नहीं जाना. Static environment है because dynamic नहीं है. जब तक आप इसमें कोई input नहीं देते हो तब तक इस environment में खुद कोई change नहीं हो रहा. एंड इट इज़ ऑल्सो डिस्क्रीट, या तो कोई वैल्यू आप रखोगे सही होगी या गलत होगी, कोई वैल्यू ऐसी नहीं है जो सही भी हो और गलत भी हो. एंड ऑब्वियसली इट्स प्लेड ओनली बाय अ सिंगल पर्सन, सो इट्स अ सिंगल एजेंट गेम, इट्स अ सिंगल एजेंट एनवायरनमेंट. चेस जो है वो क्या है, बट स्पेशली चेस विद अ क्लॉक. अगर उस पर टाइमर भी लगा दें, यानी कि हर एक पर्सन को
एक स्पेसिफिक टाइम दिया जाए 30 सेकंड का या 1 से 1 मिनट का कि उसमें उसने मूव करना है. सो that special chess is a fully observable environment. First of all, every chess, even that is whether that is a chess with a clock or not, it is a fully observable environment. And deterministic की जगह strategic environment है वो. It's not totally stochastic, not totally deterministic and so on. इसी तरह Scrabble की भी ये सारी examples बताई गई हैं, autonomous की भी सारी examples बताई गई हैं. एक चीज़ आपने समझनी है इसमें से, वो ये कि अभी तक आपने जितने भी examples समझी, जिस तरह मैं अभी पीछे जाता हूँ थोड़ा, अब नॉन वर्सेस अननोन है. इसका मतलब है कि या तो एनवायरनमेंट नॉन होगा या अननोन होगा, दोनों नहीं हो सकता. लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है समझने की कि आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि भाई एक एनवायरनमेंट नॉन है तो वो डिटरमिनिस्टिक नहीं है, क्योंकि डिटरमिनिस्टिक होना और कंटिन्यूस होना, सॉरी डिटरमिनिस्टिक होना और स्टोकेस्टिक होना, इन दोनों में चॉइस है कि या तो डिटरमिनिस्टिक होगा या स्टोकेस्टिक होगा. इनमें चॉइस नहीं है. ये जो सारे हैं, ये जो सारे एनवायरनमेंट हैं, या तो एक डिटरमिनिस्टिक होगा या एक स्टोकेस्टिक होगा, दोनों नहीं हो सकता. या स्टैटिक होगा या डायनामिक होगा या फिर सेमी डायनामिक होगा, दोनों नहीं हो सकता. लेकिन ऐसा हो सकता है कि एक एनवायरनमेंट डिटरमिनिस्टिक है, सीक्वेंशियल है, स्टैटिक है, कॉन्टिन्यूस है एंड मल्टी एजेंट है एंड अननोन है. ऐसा हो सकता है कि भाई एक ही एनवायरनमेंट है. आप कहेंगे कि भाई ऐसे कैसे कि एक ही एनवायरनमेंट हो और वो इतनी तरह का एनवायरनमेंट है. सो इट कैन बी दैट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट बिकॉज एवरी टाइप ऑफ एनवायरनमेंट इज बेस्ड ऑन अ टोटली डिफरेंट एट्रीब्यूट. ये ऑब्जर्वेशन के एट्रीब्यूट पर बेस करके दो टाइप्स बनाई गई हैं. ये लक की बेस पे दो टाइप्स बनाई गई हैं. ये उसके ट्रिगर की बेस पे दो टाइप्स बनाई गई हैं. ये उसके टाइम की बेस पे दो टाइप्स बनाई गई हैं एंड सो ऑन. So an environment can be static as well as sequential, deterministic as well as unknown and so on. So this is why यहाँ पर जैसे आपने देखा कि word jumble solver is this many types of environment. ये जो एक गेम है ये fully भी है, fully observable भी है, deterministic environment भी है, इसका episodic भी है, static भी है, discrete भी है, single भी है and so on. ठीक है, यहाँ तक बात clear है? Communicate with me. Is that clear as of now? Okay, the meeting has ended. I'm trying to reconnect. Alright, so the meeting was ended. I just reconnected. Hopefully screen visible होगी. And okay, I just got the message. Participants can now see my screen. Okay, so just we are wrapping up about this lecture. Like I said, there can be a game or any agent can have multiple types of environment. It's just about कि वो कौन सी side पर है on a certain aspect. For example, observable की किस side पर है वो. If that is on the side of fully observable environment, that would be known as fully observable. Otherwise, that will be known as a partially observable environment. And these are some of the examples. So for your own understanding, you can do one thing, that you can design or think of a game. You can think of an agent and first of all define its P's, PEAS, performance measure, environment, actuators and sensors, and then you can classify its टाइप ऑफ एनवायरनमेंट. फॉर एग्जांपल इन चारों को हटाकर अगर मैं अपनी तरफ से कुछ सोचता हूँ, स्पैम फिल्टर की अगर हम बात करते हैं, स्पैम फिल्टर क्या लगता है आपको? ज़रा इंटरेक्टिव रहकर मुझे बताएं. स्पैम फिल्टर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑब्जर्वेबल से. स्पैम फिल्टर इज़ एन ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट और अ पार्शियली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट? इज स्पैम फिल्टर अ फुल्ली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट या पार्शियली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट? व्हाट डू यू थिंक? Okay, Ali Heather, you are saying partially observable environment. Why is that? Because you can only see some of the variables. You can't see all of the variables of the email.
the environment that spam filter will work on, it knows all of the values of that environment. It is not a partially observable, it will be a fully observable environment. Spam filter is a deterministic or stochastic. It is a deterministic type of environment because it doesn't involve any type of luck or probability. It's only about if an email is from a spam, if an email address is a spam email address, then that email is going into the spam. It's not about chance के भाई कितने हद तक उसकी emails जो है वो spam में है और कितने हद तक नहीं है. एपिसोडिक और सीक्वेंशियल में भी यही है. स्पैम फिल्टर को अगर हम देखते हैं तो इट इज़ एन एपिसोडिक इन्वायरमेंट. हमने जब इसकी एग्जांपल देखी थी तो दैट वाज एन एपिसोडिक एज वेल बिकॉज दैट इट्स नॉट वर्किंग ऑल द टाइम अनलेस इट इज़ ट्रिगर्ड बाय एन इनकमिंग ईमेल. देन इज इट अ डिस्क्रीट इन्वायरमेंट और अ कॉन्टिन्यूस इन्वायरमेंट? स्पैम फिल्टर के बारे में अगर हम सोचें, क्या वो डिस्क्रीट इन्वायरमेंट है या कंटिन्यूस इन्वायरमेंट है? क्या उसमें कोई ऐसी चीज़ भी हो सकती है कि वो स्पैम है भी और नहीं भी? नो, उसमें एक ईमेल स्पैम होगी या नहीं होगी, हर एक चीज़ या तो होगी या नहीं होगी, कोई कंटिन्यूस नहीं है. सो इट इज़ अ डिस्क्रीट environment. And the last thing is, it is a single agent environment or a multi agent environment. So it is a single agent environment because spam filter is working on the inbox, no other agent spam agent is working on that. कोई दूसरा spam agent काम नहीं कर रहा है. अगर क्लासीफाई करना है एज अ स्पैम तो वो स्पैम फिल्टर नहीं करना है, अदरवाइज कोई और आकर उसको जो है चेंज नहीं करेगा अनलेस दैट वन पर्सन या वन स्पैम एजेंट spam filter agent works on that. ठीक है. So just wrapping up this lecture, sorry, so just okay, that was just the review. हमने इसके बारे में बात की. चलिए ये बात कर लेते हैं डिटर्मिनिस्टिक एनवायरनमेंट्स के ऊपर हम बात करेंगे. नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी उसमें हम काम स्टार्ट करेंगे सर्च स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर. तो जिस तरह के एनवायरनमेंट के ऊपर हम स्टडी करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्स को और उसके एल्गोरिदम्स को, वो हर तरह के एनवायरनमेंट के ऊपर काम नहीं करेगा. हम हर तरह के एनवायरनमेंट की स्टडी नहीं करेंगे. हम यूजुअली मोस्टली ज़्यादातर हिस्सा हमारे कोर्स का डिटर्मिनिस्टिक एनवायरनमेंट्स के एल्गोरिदम्स और उनके एनवायरनमेंट के सॉल्यूशंस और प्रॉब्लम्स पर होगा, जिसमें हम सर्च की ऊपर बात करेंगे, कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन की करेंगे, प्लानिंग की करेंगे. सीक्वेंशियल या एपिसोडिक वो हो सकते हैं, बट स्टोकेस्टिक उस हद तक नहीं होंगे. लेकिन स्टोकेस्टिक के ऊपर भी हम थोड़ा बहुत काम करेंगे, जिसमें बेजियन इन्फेरेंस आएगी, बेजियन नेटवर्क्स आएंगे, मार्कऑफ डिसीजंस आएंगे वगैरह वगैरह. मल्टी एजेंट के ऊपर हम बात करेंगे, स्पेशली गेम थ्योरी के अंदर जब हम बात करेंगे तो उसमें हम चेस की और इसी तरह मिनी मैक्स ट्री हम बनाएंगे. उसके अंदर मुख्तलिफ तरह के एल्गोरिदम्स देखेंगे कि हाउ डू दीज एल्गोरिदम वर्क ऑन एन एनवायरनमेंट, एंड दैट इज़ यूजुअली अ मल्टी एजेंट एनवायरनमेंट. जब हम स्ट्रेटजी की बात करेंगे गेम थ्योरी के अंदर, तो दैट वुड बी दैट दोज एल्गोरिदम्स और दोज स्ट्रेटजीज वुड बी वर्किंग इन एन मल्टी एजेंट एनवायरनमेंट रादर देन जस्ट अ सिंगल एजेंट एनवायरनमेंट. तो इन सब चीज़ों को हमने थोड़ा थोड़ा डिस्कस करना है इस पूरे कोर्स के अंदर. डिटर्मिनिस्टिक एनवायरनमेंट का काफ़ी हद तक हिस्सा हम डिस्कस करेंगे, काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे, स्पेशली मल्टी एजेंट और स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट्स में. स्टोकेस्टिक के ऊपर उतना ज़्यादा हिस्सा हम इस कोर्स का नहीं लेकर जाएंगे, ऑल्दो दैट इज़ अगेन अ वेरी बिग पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और बहुत सारी चीज़ें उससे रिलेटेड भी हम अगर टाइम बचता है हमारे पास तो कवर करने की कोशिश करेंगे. सो आई एम एंडिंग दिस लेक्चर हेयर. ठीक है. आपने एक काम करना है, आपने अपनी तरफ से कोई इन्वायरमेंट, कोई ऐसा एजेंट बनाना है, जिस तरह अभी स्पैम फिल्टर के बारे में मैंने थोड़ी सी एक एक्सरसाइज करवाई आपसे, उसी तरह कोई एक ऐसा एजेंट ख़ुद सोचना है आपने, और फिर उसके बारे में उसके सबसे पहले तो आपने PEAS बनाने हैं, परफॉर्मेंस मेजर, इन्वायरमेंट, एक्शन, सेंसर्स वगैरह कि वो क्या हैं उसके, और उसके बाद फिर आपने उसके इन्वायरमेंट्स को क्लासीफाई करना है लाइक दिस, कि उसका इन्वायरमेंट किस तरह से क्लासीफाई होगा वन बाय वन, कि ऑब्जर्वेबल की किस कैटेगरी में है, वो स्टैटिक की किस कैटेगरी में है, एपिसोडिक की किस कैटेगरी में है, और वगैरह वगैरह. इन सारी चीज़ों पर आपने काम करना है. इस लेक्चर को मैं यहाँ पर फिनिश कर रहा हूँ. थोड़ा ब्रेक लेके उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आज की लैब. अराउंड 15-20 मिनट्स का हम ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर दोबारा ज्वाइन करते हैं जब हम लैब स्टार्ट करेंगे. और वो जो लैब होगी वो हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहाँ पर हमने लास्ट लैब छोड़ी है. आप अगर नहीं थे क्लास में तो इन 15-20 मिनट को आप यूटिलाइज़ करें और जाकर यूट्यूब के ऊपर जो मैंने लेक्चर्स अपलोड किए हैं उसमें अभी की आज सुबह मैंने एक लैब करवाई है, या उससे पहले भी जो लैब करवाई है, थोड़ा थोड़ा अगर उसको टच कर लेंगे तो आज हमें उतना ज़्यादा टाइम
नहीं लगाना पड़ेगा हर एक चीज़ को दोबारा रिपीट करने के लिए. So let's come back in like 15-20 minutes and join back for the lab of artificial intelligence.